नमस्कार दोस्तों, आज डेट 22 मई 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है नॉन अलाइन मूवमेंट से संबंधित। देखिए, अभी हाल फिलहाल ये जो नॉन अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेल्थ मिनिस्टर्स की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग हुई थी। आपको बताना कि इस मीटिंग में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था। उससे पहले हम देखिए नैम के बारे में जान लेते हैं। नैम अभी प्रेजेंटली 120 ऐसे विकासशील देशों का समूह है जो किसी भी पावर ब्लॉक के अगेंस्ट है तथा जो वर्ल्ड में पीस तथा स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। देखिए, नैम कब बना था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नैम को 1961 में फॉर्म किया गया था तथा यह यूएसए तथा यूएसएसआर के दो पावर ब्लॉक्स के बीच झगड़े के कारण बना था। तो क्योंकि उस समय जो वर्ल्ड के छोटे तथा जो विकासशील देश थे उनके सामने यह समस्या खड़ी हो गई थी कि आइदर उनको यूएसए को चुनना था तथा या उनको यूएसएसआर को चुनना था। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो न तो यूएसए की तरफ जाना चाहते थे, न ही यूएसएसआर की तरफ जाना चाहते थे। ऐसे देशों ने अपना एक नया समूह बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया नॉन अलाइन मूवमेंट, और इसकी स्थापना फॉर्मली 1961 में कर दी गई थी। अभी प्रेजेंटली इसमें कितने देश हैं? 120 देश हैं। यूएसए तथा यूएसएसआर जो प्रेजेंटली अभी रसिया है वो इसके पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों नॉन अलाइन मूवमेंट के पार्ट हैं। अभी प्रेजेंटली इसकी जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? अजरबैजान के पास है। इसलिए जो ये मीटिंग थी उसको किसने चेयर किया था? अजरबैजान के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जिनका नाम है मिस्टर ओगते। देखिए, अब इसका आंसर आप बताइए क्या है। इसका आंसर है ये हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो मोस्ट प्रोबेबली कौन मिलेंगे? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर, रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, अनुराग ठाकुर जी क्या हैं? ये राज्य वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कोरोना फ्री। अभी ऐसे फर्स्ट एक यूनियन टेरिटरीज है जिसको कोरोना फ्री डिक्लेयर किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लद्दाख। देखिए, लद्दाख में 3 मई के बाद कोई भी नया केस नहीं था और इसको 2 दिन पहले कोरोना फ्री दो घोषित कर दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ही इसमें एक नया केस मिला है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो ईरान में धार्मिक कार्य की वजह से ईरान में गया हुआ था तथा ईरान से लौटा था। अब उसका जो टेस्ट है, कोविड-19 टेस्ट है, वो पॉजिटिव आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो काफ़ी समय से क्वारंटाइन था, इसलिए वो उसने एक स्प्रेडर का काम नहीं किया होगा, इसका अनुमान लगाया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस टू डोनेट $2 बिलियन टू WHO। देखिए, WHO जब से कोविड-19 फैला, जो WHO की भूमिका है इसको रोकने में वो काफ़ी संदेहास्पद है। अमेरिका तथा जो बाकी के यूरोपियन कंट्री है उन्होंने काफ़ी बार दबी या खुली आवाज़ में यह सवाल उठाया कि चाइना के दबाव के कारण जो WHO ने चाइना की सभी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और जो WHO के ढीला ढाला रवैये के कारण जो यह कोविड-19 की महामारी है पूरी विश्व में फैल गई। नहीं तो इसको अगर WHO एक्टिवली अपना काम करता तो इसको चाइना में ही कंटेन किया जा सकता था। इसलिए जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला भी था कि वो WHO की फंडिंग को रोक देंगे। इसी के रिस्पॉन्स में बोले, या चाइना ने अपना, जैसे वो अभी वर्ल्ड पावर के रूप में अपने आप को एसर्ट कर रहा है तथा अपनी हेजेमनी शो करने की कोशिश कर रहा है, वह ऐसी जगह लेने की कोशिश कर रहा है जो पहले यूएसए के पास थी। इसलिए पहले यूएसए बड़ी मात्रा में WHO को फंड करता था, तो अब चाइना यूएसए का स्थान लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूएसए पीछे हट रहा है तो अभी चाइना आगे आ रहा है। इसी के रिगार्डिंग जो वर्ल्ड ट्रेंड है, आप हमारे एक वीडियो देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेंड से संबंधित, उसमें बताया गया कि कैसे यूएसए अपने पैर पीछे खींच रहा है और चाइना उसकी जगह ले रहा। लेकिन यहाँ पे अभी प्रेजेंटली बताना कि किसने $2 बिलियन देने की घोषणा की है। अगले 2 साल के लिए जो चाइना है वो फंड करेगा। देखिए पीछे कर लेते हैं। चाइना फंड करेगा फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। कितने रुपए देगा ये? 15,000 करोड़ रुपए। $1 बिलियन इज इक्वल टू 7,500 रुपीज़। ठीक है।
देखिए चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी क्या है, येन। आम भाषा में येन बोलते थे, लेकिन ऑफिशियली इसकी जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। इनकी मदर लैंग्वेज है मंदारिन और यह विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच कंपनी स्टार्ट बैक टू स्कूल प्रोग्राम। ये एसर कंपनी है, इसने स्टार्ट किया है। इसके द्वारा क्या किया, स्टूडेंट की हेल्प करेंगे विद पर्सनलाइज लर्निंग फॉर स्कूल, कॉलेज एंड टॉप कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक कैट ला, SSC, K12, RRB, NDA, अदर टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्टिव गेम। इसके साथ साथ जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको भी ऑटोमेट करने के लिए और एंटायर एजुकेशन सिस्टम है उनका उसको वह ऑटोमेटिक तथा ऑनलाइन तरीके से चला सके, ACR कंपनी द्वारा उन इंस्टीट्यूशन की मदद की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च ए स्कीम टू सोलराइज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ ओडिशा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पल। आपको टेम्पल का नाम बताना है। देखिए इस क्वेश्चन से नहीं हम एक चीज़ सीख सकते हैं, क्या एलिमिनेशन मेथड। ये ज़रूरी नहीं है कि जीके एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है तथा यह ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें से 2 ऑप्शन है, ये इसका आंसर नहीं हो सकते, तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर सकते हो। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए जैसे इसने पूछा कि उड़ीसा का एक फेमस टेम्पल है, तो आपको 2 बात पता होंगी। जो काशी टेम्पल है वो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, और मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई, ये तमिलनाडु में। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये दोनों तो इसका आंसर हो नहीं सकते। आंसर या तो कोणार्क हो सकता है या श्री जगन्नाथ टेम्पल हो सकता है। इसको बोलते हैं 50-50। अगर आप ऐसा भी टिक करके आते हो तो भी आपका जो आंसर नंबर आने की संभावना वो काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए जैसे आपने 30 क्वेश्चन ऐसे 50-50 वाले किए, आपके 15 ठीक हुए, 15 गलत हुए, आपके 15 नंबर आ गए, और नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके 5 नंबर कट गए 1/3 मार्किंग के कारण, तो भी आपके 15 - 5 10 नंबर हो जाएंगे, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोणार्क टेम्पल। जो ये मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने जो कोणार्क टेम्पल है तथा इसके कोणार्क टेम्पल तथा कोणार्क टाउन है, इसको 10 मेगावाट जो सोलर पैनल है उनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा तथा इस पूरे टाउन को टेम्पल के साथ साथ सोलराइज किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। कोणार्क सन टेम्पल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। इसको 13वीं शताब्दी में बनाया गया था तथा किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हा देव वन के द्वारा। और जो टेम्पल है ये एक चैरियट की शेप में यानी रथ के आकार में है, और यूनेस्को के द्वारा इसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। इसको मापन दिवस भी बोलते हैं। इसको 20 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे क्या वजह है कि 20 मई 1975 को मीटर कन्वेंशन साइन हुआ था 7 देशों के बीच में। इसमें जो मीटर की डेफिनेशन है उसको कंसीडर किया गया था, तथा जो इसका ओरिजिनल नेम क्या है इस कन्वेंशन का, द वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट है ना, मापन की पद्धति है, उसकी नहीं है, पूरे विश्व में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है ना, ये आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये 1875 में था। 20 मई को कुछ और दूसरे दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे 20 मई को बी डेज भी, मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। 21 मई को क्या मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि इस नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आप ये बताइए कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। ऐसे ही हम अपनी कुछ अगले 4-5 वीडियो में जो मई मंथ के जो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे, जैसे हमने आज किया 1 मई वर्ल्ड लेबर डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड बैंक है उसका चेयरमैन किसको चुना गया है, इनका नाम है ऑप्शन बी गोविंद राजुलू चिंताला। देखिए नाबार्ड के बारे में देख लीजिए। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे, बी शिवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको फॉर्म किया गया था। उससे पहले क्या होता था, आरबीआई के 2 पार्ट होते थे,
एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा जो खेती कृषि कार्यों के लिए लोन प्रोवाइड करते थे, लेकिन स्पेशली कि ये किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रेडिट यानी लोन देने के लिए इस बैंक को सेटअप किया गया था। जो बैंक इसका नाबार्ड बैंक है, इसका इनिशियल जो पूंजी थी वो कितनी थी, 100 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज यह बढ़कर 6,700 करोड़ हो गई है तथा यह 30,000 करोड़ तक की ऑथराइज पूंजी को रख सकता है। इसके साथ साथ अभी नाबार्ड ने घोषणा की है कि वह कृषि कार्यों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए राज्य सरकारों की 20,000 करोड़ रुपए तक की मदद करेगा। ये मनोज ओझा जी को ना बताइए, ये इनको अभी कुछ दिन पहले CBSE का अध्यक्ष चुना गया। क्या? CBSE का प्रेसिडेंट, चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज डिवाइड इट्स एरिया इनटू रेड एंड नॉन रेड एरिया। ये महाराष्ट्र ने किया है। अभी ग्रीन, ऑरेंज और रेड के अलावा इन्होंने जो रेड एरिया स्पेशली उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, रेड और नॉन रेड। अब इसमें क्या होगा कि जो रेड जोन है, नॉन रेड जोन है, ये रेड जोन के अंदर एक डेफिनेशन रहेगी। जैसे क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा रहता है, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 फैला हो। जनरली क्या होता है, कुछ पार्ट में कुछ स्क्वायर मीटर या कुछ किलोमीटर में कोविड-19 के केसेज मिलते हैं, वो हॉटस्पॉट होता है तथा कंटेनमेंट जोन होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कुछ क्षेत्र के लिए या 1/5 अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट कंटेमिनेटेड है तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद कर देंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट है उनको भी रेड तथा नॉन रेड में डिवाइड किया गया। जो नॉन रेड है उनमें क्या होगा, मार्केट 9 AM to 5 PM तक खुली रहेंगी, और जो रेड वाले हैं वहाँ पे जो ई कॉमर्स एक्टिविटी है जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, ये असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों आइटम की सप्लाई कर सकेंगी। तथा जो शॉप, मॉल, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनको बंद रखने के लिए बोला गया है, वे 9 से 5 बजे तक खुला रह सकते हैं। व्यापार करने के लिए या सेल करने के लिए नहीं, लेकिन वो अपने जो उनके प्लांट हैं या स्टोर हैं, शॉप है, मॉल है, उनकी मेंटेनेंस के लिए ये 9 से 5 तक रेड जोन में भी खुला रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।